नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। इंडिया बोले के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल कथा में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन किया तो बगैर तामझाम, बगैर दिखावे, बगैर सियासत किए रिक्शे से घर चले गए। जी हाँ, इन्हें एक इलाके का गांधी भी कहा जाता था। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इस गांधी कहे जाने वाले राजनेता के अंतिम दौर में इन पे एक बड़े घोटाले का आरोप भी लगा और इनके बेटे पर भी। अगर इनके पूरे राजनीतिक जीवन काल को देखेंगे तो उससे आप भारतीय राजनीति में जो समय समय पर परिवर्तन होते रहा उस प्रोफाइल को बड़े बेहतर ढंग से समझ पाने में सक्षम हो जाएंगे। ये कभी बड़े नेता नहीं रहे, लेकिन सियासत में बतौर सेनापति हमेशा बने रहे। मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, समाजवादी भी रहे और कांग्रेसी भी रहे। जी हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप को आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो इनके पूरे जीवन में वो चीज़ें आ जाती हैं और जो अंडर करंट रह करके भारतीय सियासत में देखने को मिला वो इनके प्रोफाइल से समझा जा सकता है। ये राजनीति में नेताजी के भी नेता थे। जी हाँ, नेताजी जिनको भारतीय राजनीति में तत्काल कहा जाता है, उनसे बड़े नेता थे और इन पर इनके जाति के लोगों का विश्वास कहीं उस दौर में ज़्यादा हुआ करता था, इसीलिए बड़े नेता थे। लेकिन जहाँ जाति की बात आती है तो इन्हें देखकर कई दफ़ा लोग कहा करते थे, वापस जाओ लाठी लेकर भैंस चराओ। जाति को लेकर जिस तरीके से आइडेंटिटी क्रिएट किया जाता रहा है वो कमोबेश आज भी जारी है, खास करके हिंदी पट्टी वाले इलाकों में, जहाँ जैसे आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जाति को लेकर के आइडेंटिटी क्रिएट किए जाने की सियासत आज भी जारी है और उसमें अब ये खुद मज़े लेते हैं। जो पिछड़े और अति पिछड़े नेता हैं उसका मज़ा वो खूब लेते हैं। आप उसका नमूना आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, नीतीश कुमार, लालू यादव, या आप उधर कह लें कि ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मतलब ये जाति की आइडेंटिटी क्रिएट करके सियासत करते हैं और उसका फ़ायदा भी इन्हें हुआ है। ये मतलब कई लोग इसमें से बड़े पदों पर पहुँचे हैं, कई लोग अभी फ़िलहाल मंत्री हैं, कई लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके राम नरेश यादव की। हालांकि इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ ऐसा तूफानी राजनीति नहीं किया, लेकिन हमेशा सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहे। मेरे कहने का मतलब कि सियासत की गाड़ी पर बैठकर इनकी गाड़ी कभी रुकी नहीं और न बहुत तेज चली, लेकिन वो चलते रही। समाजवाद का दामन छोड़ा तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनाया और कांग्रेस पार्टी ने उसका इन्हें भरपूर इनाम भी दिया और अंततः मरने से कुछ दिन पहले तक ये एक बड़े प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर भी वहाँ नियुक्त किए गए, जहाँ इन पे बड़े घोटाले का आरोप लगा। राम नरेश यादव आजमगढ़ के आंधीपुर गांव के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये इन्होंने वकालत शुरू कर दी। इनके पिता का नाम गया प्रसाद था। वे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लोहिया जैसे नेताओं से जुड़े रहे। राम नरेश यादव का भी झुकाव करीब करीब उधर ही रहा। हालांकि ये स्वतंत्रता आंदोलन के कोई स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे नहीं जाने जाते, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद राजनीति की जो इनकी गाड़ी थी वो चल निकली। इन्होंने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय से BA, MA, LLB की पढ़ाई की और यहीं छात्र संघ की राजनीति से भी जुड़े रहे। इसके बाद कुछ वक्त के लिए वे जौनपुर के पट्टी के नरेंद्रपुर इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी रहे। 1953 में उन्होंने आजमगढ़ में वकालत की शुरुआत भी कर दी। इन सारे कामों को करते हुए राम नरेश की दिलचस्पी धीरे धीरे राजनीति में बढ़ने लगी और तमाम सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में वे भाग भी लेने लगे। इसका परिणाम हुआ कि वो इमरजेंसी के दौरान तकरीबन 4 बार जेल गए।
एक बार तो उन्हें 19 महीने तक लगातार जेल में रहना पड़ा। 70 के दशक में राम नरेश यादव एक बड़े किसान नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरने लगे। मुलायम सिंह यादव से ये बड़े नेता माने जाते थे और यही कारण रहा कि 1977 में चौधरी चरण सिंह ने लगातार 3 बार विधायक रहे राम नरेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उस वक्त राम नरेश आजमगढ़ से सांसद थे। 26 अगस्त 1977 को पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने के बाद राम नरेश यादव ने दूसरा शासनादेश जारी कर 13 जनवरी 1978 को यह भी निश्चित कर दिया कि अब प्रमोशन में SC/ST की तरह पिछड़ों को 15% आरक्षण मिलेगा। लखनऊ की अंबेडकर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में भी राम नरेश यादव का अहम योगदान था। पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी की माने तो इन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था। चौधरी चरण सिंह के काफ़ी करीबी थे। इमरजेंसी के दौर में इन्होंने काफ़ी जोर लगाया था। यही कारण रहा कि इंदिरा कैबिनेट के मंत्री चंद्रजीत यादव को आजमगढ़ से 1977 में ही इन्होंने 3.25 लाख वोटों से जबरदस्त शिकस्त दी और आजमगढ़ के सांसद रहते हुए ही इन्हें चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। चौधरी चरण सिंह राम नरेश यादव पर बहुत भरोसा करते थे और यही वजह था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था। मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हें आजमगढ़ के सांसद से इस्तीफा देना पड़ा था। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मोहसिना किदवई ने जनता पार्टी के कैंडिडेट को बुरी तरह हरा दिया। अब फिर क्या था? कांग्रेस की जीत ने जनता पार्टी में भूचाल ला दिया। इंदिरा की आंधी चिकमंगलूर से चल चुकी थी। जनता पार्टी ऐसे ही बदनाम हो रखी थी। इसके बाद अचानक लोगों को लगने लगा कि इंदिरा की आंधी जनता पार्टी को ले डूबेगी। आजमगढ़ उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद राम नरेश को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह के साथ रहने वाले केसी त्यागी बताते हैं कि आजमगढ़ की हार चौधरी चरण सिंह पचा नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा कि मुलायम सिंह यादव को दरकिनार कर राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आजमगढ़ उपचुनाव में मिली हार से जहां चौधरी चरण सिंह निराश थे, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनाए गए राम नरेश यादव ने इस्तीफा दे दिया। यह किस्सा बड़ा रोचक है कि राम नरेश यादव ने इस्तीफा देने के बाद रिक्शे से घर जाना मुनासिब समझा। हालांकि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद इन्हें बाबू बनारसी दास के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन 17 फरवरी 1980 को उनकी ये कुर्सी भी चली गई। 1982 में वे चरण सिंह के लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1985 में लोकदल से ही विधायक बनने पर उन्हें नेता विरोधी दल की भूमिका मिली। चरण सिंह के लिए अपना विश्वास खो चुके राम नरेश यादव धीरे धीरे अब राजनारायण के करीबी बन गए, पक्के समाजवादी रहे। मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के लिए एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अजीत सिंह की पार्टी में शामिल होना पड़ा और फिर उन्होंने अपने लिए सबसे मुफीद जगह कांग्रेस को समझा। जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने राजनीति की, उसी कांग्रेस में अंततः जीवन के अंतिम दौर में उन्हें शरण लेना पड़ा। 1989 से 1994 तक वे कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे। संसद की पहली मानव संसाधन विभाग की संयुक्त समिति के पहले अध्यक्ष 1993 में राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता पार्टी के उपनेता भी रहे। 1996 से 2007 तक वे आजमगढ़ के फूलपुर से विधायक भी रहे। 2011 में जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो उसी दौरान राम नरेश को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। राज्यपाल बनने के बाद राम नरेश यादव ने यह नहीं सोचा होगा कि अब हमारे जीवन का सबसे कठिन क्षण आने वाला है, वह भी फरवरी महीने में। फरवरी महीने में ही उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गई थी। फरवरी महीने में ही उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गई थी और फरवरी महीने में ही उन पर एक बड़े घोटाले का आरोप भी लगा। ये थी एक ऐसे मुख्यमंत्री की कहानी जो इस्तीफा देकर रिक्शे से घर गया और फरवरी महीना उसके लिए काल साबित हुआ।
अगली कहानी में किसी और राजनेता की कहानी से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।